नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube ऑनलाइन चैनल नौकरी अड्डा 365 पर। आशा करता हूं कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी और आपकी तैयारी में मैं चार चांद लगाने लगातार आ रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चले। उसके लिए हम आपको मोटिवेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, जितना भी हो सकता है इस टीम के द्वारा और मेरे द्वारा आपका सहयोग किया जाएगा। एकदम बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और आज इंट्रोडक्शन के बाद ये मेरा दूसरा वीडियो है। जो यह वीडियो होने वाला है यह आपके एसएससी जीडी के सिलेबस पर आधारित है। बात ऐसी है कि भाई जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। और यह एकदम गलत बात है, क्योंकि सबसे पहले एक अच्छा रणनीति होना चाहिए। आपकी जितनी बढ़िया रणनीति होगी सिलेक्शन उतना जल्दी होगा। और रणनीति की शुरुआत आपके सिलेबस से होती है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट हैं उन सभी का सिलेबस आपको एकदम याद होना चाहिए। सिलेबस याद रहेगा तो पढ़ाई का मतलब ही कुछ और होगा। टाइम कम लगेगा आपको और चीज़ें बेहतर कर पाओगे आप। फर्जी चीज़ें नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा होता है ना, बैठते तो सब है लेकिन लिखता कुछ ही लोगों का है। क्यों? क्योंकि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सबसे बड़ा टास्क यही है। तो आज का जो ये सेशन है ये रीजनिंग के सिलेबस पर आधारित है। आज हम सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सब बात को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हालांकि 2017 के बाद एसएससी ने अपने रीजनिंग के प्रति बड़े परिवर्तन किए हैं। 2017 से पहले का रीजनिंग कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 2017 के बाद का रीजनिंग का पैटर्न कुछ बदल गया है। बदला ऐसा है कि विद्यार्थियों को परेशान कर दिया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन तो बन रहे भाई, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। और जब भाई टाइम ज़्यादा ले रहा है तो फिर एग्ज़ाम का मतलब ही क्या है? क्योंकि सब विद्यार्थियों के लिए टाइम एक बराबर है। तो इस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, कहां से मैनेज किया जाए, तो उसके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो सिलेबस है ना ये एकदम रिफाइंड मटेरियल है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस ऐसे नहीं बनाया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है मेरा। मैंने इसको बनाने के लिए काफ़ी मकसद किया है, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करके इसको समझा है, स्टडी किया है, फिर इस मुद्दे पर पहुंचे हैं कि इसको हमने कैसे ड्रॉ किया है। आप देखिए भाई, जैसे लिखा है ऊपर रेड कलर में कि एसएससी जीडी 2023 और 24 रीजनिंग सिलेबस। समझ पा रहे हैं कि एसएससी जीडी 2023-24 रीजनिंग सिलेबस, फिलहाल ये सिलेबस पूरी तरह से जीडी के सिलेबस से मैच करता है, क्योंकि उसी के एग्ज़ाम के लिए इसको बनाया गया है। और इस सिलेबस को यदि आप देखते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, कि क्वेश्चन जो पिछले सत्र में थे, जो अभी हाल ही में हुए हैं, इन सारी चीज़ों को एक
जगह हम देखेंगे। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं, फिर एक एक चैप्टर को देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सिलेबस है ना, ये 2022 का एग्जाम और 2023 का एग्जाम दोनों को मिलाकर बनाया गया है। अर्थात 2022 और 23 में जो जीडी का पेपर हुआ था, उन सारी शिफ्ट को स्टडी करने के बाद तब ये सिलेबस बनाया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो सिलेबस में लिखा गया टॉपिक का नाम है वो है सीटिंग अरेंजमेंट एंड ऑर्डर रैंकिंग, जो हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। और उसके बाद आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं आप भाई। इसमें जो हमने देखा कि प्रत्येक सेट में 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। हाँ, एक बात और है कि जो सिलेबस है ना, ये क्वेश्चन तो वही नंबर आगे पीछे एक दो, किसी में एक कम किसी में एक ज्यादा पूछा है, लेकिन परिवर्तन तो इसके अंदर का मामला है। कहने का मतलब कि जो सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल थे और जो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल जो इससे पहले एग्जाम हुआ था, 2023 से पहले वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें कोडेड सवाल नहीं थे। उसमें आपके कोडेड सवाल नहीं थे, लेकिन बहुत कम थे। ज़्यादातर आपके फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, न्यूमेरिकल ऐसे सवाल हुआ करते। लेकिन 2023 में इसको बदल दिया। तो ये देखो बदलाव कैसे हुआ, पहले नंबर से कहाँ गया, कोडेड पे। फिर उसी के आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एनालॉजी, अर्थात इसे कहा जाता है हिंदी में सादृश्यता। कहा जाता है भैया सादृश्यता, अर्थात ऐसा टॉपिक जिसमें तीनों तरह के सवाल आते हैं। नंबर वाले भी सवाल आएंगे, अल्फाबेट वाले भी सवाल आएंगे और शब्द वाले भी सवाल आएंगे, अर्थात जीके पर, जीएस पर आधारित सवाल भी आते हैं। ठीक है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और क्लासिफिकेशन के सवाल जो हैं, जिसको कहा जाता है हिंदी में वर्गीकरण, वर्गीकरण कहा जाता है। इसमें किसी किसी सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं है, किसी किसी में 2 क्वेश्चन है। और आगे का जो है सीरीज, इसे कहते हैं श्रृंखला, इसे कहते हैं भाई श्रृंखला। और श्रृंखला का जो सिलसिला था वो 2019 के एग्जाम से लेकर 2023 के एग्जाम तक जो सिलसिला इसका रहा, वो हमेशा अपने आप को मेंटेन करता रहा। इसमें कोई कटौती नहीं हुई, ना इसके पैटर्न में कोई कटौती हुई, थोड़ा सा कटौती हुई है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो तो 2 से 4 ही बनते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सीरीज 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी न्यूमेरिकल सीरीज और दूसरी होती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। और अल्फाबेटिकल सीरीज में अब की बार किसी किसी सेट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया है। पिछली बार के 2022 के एग्जाम में अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन 2023 में ज्यादा आ गए। और 2023 के एग्जाम में किसी किसी शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना भाई। ठीक, दूसरा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। क्या है भाई, रक्त संबंध। ये सवाल जो है बनते तो 1 से 2 हैं, बनते तो 1 से 2 हैं, लेकिन इनमें भी परिवर्तन हुआ है। वो कैसा परिवर्तन कि पहले के सवाल जो 2023 से पहले के एग्जाम में जीडी के में पूछा गया था, वो सवाल शब्दावली पर थे, वो आपके परिचय पर थे, वो आपके फोटो, चित्र, इशारे, संकेत पर आधारित सवाल हुआ करते थे। और इस वाले में 2023 के एग्जाम में इसको बदल दिया। बदल के किस में ज्यादा लिया, बदल दिया इसको कोडेड वाले में, इसको बदल दिया कोडेड वाले में कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है, a गुणे b का अर्थ है a b की बहन है,
ऐसे सवाल को इन्होंने ज्यादा रख दिया। अब आप देख पा रहे हैं, इसीलिए ना बोले कि परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये सब सवाल थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं, इनमें ऑप्शन चेक करने होते हैं, इसमें ऑप्शन चेक करने होते हैं कि भाई कौन सा है, कौन सा लगाएं, ऑप्शन चेक करना होता है। दूसरे में वेन डायग्राम, अगला टॉपिक आपका है वेन डायग्राम, अर्थात हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वेन आरेख कहते हैं। और इस वेन आरेख में, इस वेन आरेख में कभी कभी किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं है और किसी किसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला टॉपिक देखते हैं। ये आपका अगला टॉपिक है जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। हिंदी में कहा जाता इसे है गणितीय संक्रियाएं। इसे कहा जाता है भैया गणितीय संक्रियाएं। देखो बात ऐसी है ना कि क्वेश्चन तो एक से दो पूछते हैं। पिछले वाले सेट में, पिछले वाले एग्जाम 2022 में देखा था तो उसमें एक एक क्वेश्चन थे या किसी में दो भी था, और अब की बार ज्यादातर में दो ही दो क्वेश्चन है। इनमें भी बदलाव हुआ है। क्वेश्चन तो ठीक है, जो आता है ठीक है, लेकिन इनमें बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि पहले वाले जो 2022 में एग्जाम हुए थे या उससे पहले, वहां पर एक नंबर लिखकर स्टार, फिर नंबर लिखकर स्टार, ऐसे ऐसे दे करके, और आपको चार विकल्पों में अलग अलग मैथ्स के सिंबल को डाला था कि किस सिंबल को उस स्टार की जगह रखा जाए कि वह समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में उसका एक नंबर था, आंसर था। अर्थात इस सवाल को कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड के बराबर होना चाहिए, उसके लिए किस विकल्प की आवश्यकता होगी। तो अब देखो टाइम यही सब गंवाया, यही सब टाइम ले गया। अब चार विकल्प है, किसको समझो किसको ना समझो, लेकिन हमारे पास एक जुगाड़ इसका भी है, बेजोड़ जुगाड़ है, वो अब आगे बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट में है डाइस, पासा। क्या है भाई? पासा। पासा में कभी या किसी किसी सेट में एक भी क्वेश्चन है, किसी किसी में नहीं है, और जो है भी ना वो एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ये जितने भी डाइस हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देख लो उसे तो वैसे ही लगा दोगे। आप कंप्यूटर के टीवी पर, कंप्यूटर के पे आप देखें और उसे आराम से लगा सकते हैं। उसके लिए बढ़िया सा जुगाड़ है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा। एक है सिलोजिज्म, अर्थात इसे बोलते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन ये एक सवाल सभी सेट में था, पिछली बार भी था और अब की बार भी है, इसमें कोई कटौती नहीं है। एक है मिसिंग टर्म्स, इस टॉपिक का नाम है मिसिंग टर्म्स। पिछले वाले 2022 के एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा है टेबल फॉर्म में, लेकिन इस वाले में बहुत कम पूछा है, किसी में पूछा है किसी में नहीं पूछा है। नेक्स्ट टॉपिक मिरर इमेज। क्या है भाई? मिरर इमेज, अर्थात आपके सामने नंबर, अल्फाबेट या कोई चित्र दे करके आपसे पूछ सकता है कि ये सीन शीशे में कैसे दिखाई देगी, तो वो क्या हो जाएगा? मिरर इमेज के सवाल। एक क्वेश्चन। हाँ, मिरर इमेज का मतलब ये है कि अगर मिरर इमेज अगर उसको ऐसे रख दिया जाए खड़ा वर्टिकल, या उसे ऐसे लिख दिया नीचे, तो ये हो जाएगा कैसा? ये हो जाएगा वाटर। फिर क्या हो जाएगा? वाटर काम करेगा। अगर शीशे को नीचे ऐसे बिछा दिया जाए और उसके ऊपर कोई चीज रख के देखी जाए तो वह किसका काम करेगा? वाटर का काम करेगा। अगर शीशे को खड़ा कर दिया जाए तब उसके सामने आप जाइए, खड़े हो जाइए, तब क्या दिखेगा? वो मिरर ही दिखेगा, वो मिरर इमेज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। देखो पेपर कटिंग और फोल्डिंग दोनों 1 बाय 1 के टॉपिक होते हैं। पेपर कटिंग से पहले आपको पेपर फोल्डिंग पढ़ना पड़ेगा और पेपर फोल्डिंग से पहले आपको मिरर इमेज पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बेहतरीन चाहते हो कि क्वेश्चन गलत ना हो
उसका भी एक फॉर्मेट होता है पढ़ने का, एक तरीका होता है। तरीका वो है कि सबसे पहले आप मिरर देख लो, दोनों टाइप के, वाटर इमेज और मिरर इमेज। उसके बाद आप पेपर को फोल्ड करना सीख लो, उसके बाद कट करना सीख लो, तब सवाल कभी गलत नहीं होंगे। और नेक्स्ट जो है टॉपिक का नाम हिडन फिगर एंड कंप्लीट फिगर। देखो भाई, हिडन फिगर का मतलब ये है कि छिपी हुई आकृति। कैसी आकृति? छिपी। अर्थात आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन में एक खूब घना सा चित्र दे देगा, कई सारे हमें छोटे चित्र होंगे, कई सारी लाइनें होंगी, और उसी में से कोई एक लाइन आपको निकाल कर बाहर रख देगा और पूछ लेगा क्या ये लाइन किसमें की है, क्या ये चीज़ इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये हो गया। और आपका कंप्लीट फिगर है कि एक फिगर के आधे भाग को या कुछ हिस्से को निकाल लिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा हिस्सा इसमें रखा जाए कि यह फिगर पूरा कंप्लीट हो जाए। हाँ, इसमें एक कुछ टॉपिक छूट गए हैं जो बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसी में आता है एक सीरीज मिसप्रिंट हो गया, सीरीज आता है जो फिगर वाले मतलब चित्र वाले सीरीज होते हैं। चित्र वाले को नॉन वर्बल कहते हैं। चित्र वाले सीरीज में एक क्वेश्चन बनता है। कितने क्वेश्चन बनते हैं? एक क्वेश्चन बनता है। तो ओवरऑल इतने जीडी के सिलेबस हैं, जो इतना ही क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से आने हैं। और इस सिलेबस को देखने के बाद एक मन में आइडिया तो आया होगा कि मुझे किस वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, जो टाइम टेकन हो, जहाँ से गलतियाँ ज़्यादा होने के चांस रहते हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाए, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस किया जाए। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूँ भाई कि कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं, सुनो ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि आपके पेपर में एक दो चैप्टर ऐसे भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे उस सिलेबस में लिखा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक आता है समुच्चय। एक समुच्चय वाला जो सवाल आएगा वो आपको काफी परेशान करेगा, क्योंकि आपके सामने वो नया होगा, क्योंकि वो जीडी में दूसरी बार पूछेगा। पहली बार 2023 पूछ चुका है, फिर से पूछेगा। ये समुच्चय वाला जो क्वेश्चन है ना, एक पेयर फॉर्म में आता है, कुछ ऐसे करके आता है। हिंट में दिया बहुत सारे कंडीशन होते हैं। जैसे दे दिएगा कि 5 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 20 है, कुछ ऐसे दे देगा। एक हिंट और आपको दे देगा, ऐसे 4 दे देगा, ये आपको 16 दे देगा, और आपको ये दे देगा कुछ भी, मान लीजिए 10 दे देगा। ऐसे ये ऐसे जो टाइप वाले सवाल होते हैं इन्हें बोलते हैं समुच्चय। और इनमें सवाल लिखने से पहले 2-3 लाइन का बड़ा सा एक आपको जानकारी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि आप नंबर को आपस में गणती संक्रियाएं नहीं कर सकते। अर्थात आप 2 और 5 को ना ही गुणा कर सकते हैं, ना ही जोड़ सकते हैं, ना ही भाग दे सकते हैं, इन्हें कुछ नहीं कर सकते। इस दो और 5 को तोड़ नहीं सकते। आप 25 को पूरी तरह इस्तेमाल करिए। ऐसे सवाल आएंगे। और मैंने एक चीज ये देखा कि जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें एक चीज हमको ये मिला कि आपके सिलेबस में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि क्लॉक और कैलेंडर के बारे में। शुरुआती शिफ्ट में तो कैलेंडर और क्लॉक के सवाल देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन लास्ट तक होते होते इनके भी सवाल मिल गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें क्लॉक और कैलेंडर को भी पढ़ने की जरूरत है। बात समझ में आया? ठीक है। तो इन सब टॉपिक को देखने के बाद, समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें अब करना क्या चाहिए, मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो रणनीति मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि मैंने एक चीज देखा सिलेबस में कि अगर हम कोडिंग डिकोडिंग को अगर पढ़ते हैं तो इसके फायदे हैं पढ़ने के। वो फायदे क्या हैं? वो फायदे ये हैं कि ये कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ना, ये अल्फाबेट पर आधारित है।
और इस अल्फाबेट के आधारित होने से कई ऐसे भी चैप्टर हैं जो इसको पढ़ने से वो भी क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं को ले जाकर वही कॉपी पेस्ट किया है बस। अल्फाबेट पे देखा जाए ना तो लगभग 6 से 7 सवाल इन्हीं पे आते हैं, अल्फाबेट वाले ही आते हैं। इन्हीं को पढ़ लिया जाए तो समझो 7 से 8 क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। जैसे देखो, अगर आप अल्फाबेट वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग को, तो आप बताइए कि जैसे आपका एक चैप्टर होता है एनालॉजी, एक आपका होता है क्लासिफिकेशन अर्थात सादृश्यता हो गया आपका, और आपका वर्गीकरण हो गया, और एक आपकी हो गई सीरीज अर्थात श्रृंखला हो गई। अच्छा देखो, इन तीनों में 3 टाइप के सवाल बनते हैं। इन तीनों में मतलब नंबर वाला भी क्वेश्चन तीनों से आता है, और इसमें अल्फाबेट वाले भी तीनों तरीके से आते हैं। सीरीज को छोड़कर बाकी एनालॉजी क्लासिफिकेशन में एक नया बन जाता है जिसको बोलते हैं जीके और जीएस पे आधारित वाले सवाल। और इसी से संबंधित एक टाइप और चैप्टर क्लियर हो सकता है मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म वो भी जो अल्फाबेट वाले सवाल हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इसके सवाल आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे जैसा एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, वहां पर एक सवाल 100% पूछा जाएगा, कम से कम एक सवाल तो होगा ही होगा। तो बनता है इसे पढ़ना, तो पढ़ा जाए पहले इसे। और इसको पढ़ने से पहले हमें क्या याद होना चाहिए भाई मेरे, अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब कि 26 अक्षर तो टोटल होते हैं, हमें पता है, लेकिन कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है ये नहीं पता है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम जानते हैं, याद करने के थोड़ा सा जुगाड़ देखते हैं कि हमें याद कैसे हो। ठीक है, हालांकि ज्यादातर किताब में ये लिखा होता है फार्मूले के तौर पे, या उसे कह सकते हैं याद करने के तौर पर लिखा होता है EJOTY, इजोटी। इजोटी तो लिखा होता है, इसका मतलब है कि जैसे कि आप जब 5वां अक्षर पढ़ते हैं तो वो ई आता है, और 10वां जब पढ़ते हैं तो जे आता है, 15वां जब पढ़ते हैं तो ओ आता है, 20वां जब पढ़ते हैं तो टी आता है, और 25वां जो पढ़ते हैं तो क्या आता है, वाई आता है। अर्थात 5-5 के गैप पर इसे लिख करके याद करने का जुगाड़ बनाएगा। अब 5 याद हो गए आपको, तो ई से पहले 4 आता है, 4 का मतलब ई से पहले क्या आएगा, डी आएगा। एक एक आगे पीछे ऐसे जोड़ेंगे तो 15, वो टोटल मिला के 10, और ये मिला के 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इसको याद करना चाहे याद कर सकता है। बाकी कुछ चीज़ें हम देखते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट को याद कर लेते हैं, कुछ को याद कर लेंगे तो कुछ बन जाएगा। जैसे देखो, शुरू के जो ये 5 हैं ये तो शायद सबको याद होंगे, शुरू के 5 में कोई समस्या नहीं होगी, सबको पता है, 5 तक तो सबको याद है। छठा अक्षर जैसे आपका है एफ, यफ, इसे यफ को आप किसके साथ जोड़ो, फिक्स के साथ जोड़ो, और फिक्स मतलब होता है 6, सपोज दैट, क्या मानो 6, और 6 का मतलब होता है 6। तो हम यफ को याद कर लेंगे किससे भैया, फिक्स इक्वल 6 बराबर 6। दूसरा आता है आपका जी, क्या आता है, जी। देखो जी का मतलब होता है भाई, जी का मतलब होता है आपका एक सम्मेलन होता है G7 सम्मेलन। क्या होता है, G7 सम्मेलन। तो ये बताओ, तो जी से कितने पे याद, जी से याद हो गया हमको, जी पे कौन आता है भैया, 7, या 7 पे कौन आता है, जी आता है। आगे नेक्स्ट यच, यच देखो वैसे ऊपर ऊपर डाट करो तो कैसा लगेगा, 8 जैसा लगेगा, ये हो गया। अगला है आई, आई का मतलब कितने पे आता है, जैसे आप बोलते हो ना आई नो, आई नो, तो मतलब आई का मतलब 9 पे। अगला है आपका, अगला आपका है जे और के, जे और के, अर्थात इसे शॉर्ट फॉर्म में समझो जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में रोज 10 और 11 गोली चलती है। कितना गोली, 10 और 11 गोली चलती है। याद हो गया,
अरे याद हो गया, 10 मतलब जे, 11 मतलब के। आगे अब आएगा आपका एल। देखो एल को समझो थोड़ा, जैसे पढ़ते हो ना, एल फॉर लायन। लायन माने क्या होता है भैया? शेर। यदि आपके सामने शेर आके खड़ा हो जाए तो आपके चेहरे पे कैसा बच जाएगा? 12 बच जाएगा। इसका मतलब एल का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया। नेक्स्ट यम आ गया भैया। क्या आ गया? यम। यम का मतलब होता है ये 13वां अक्षर है, जो नंबर में 13वें पाते हैं। तो एक बात सुनो, मेरा तेरा साथ, मेरा तेरा साथ, तो मेरा पे आ गया 13, मतलब यम कभी 13। यन मतलब एक नंबर याद कर लो, इसे क्या होता है? 14। आगे चलिए, यम हो गया, उसके बाद एन हो गया, और वो वाला तो इजोडी से आप याद कर लेंगे। अब बचा है पी और क्यों। देखो 16 साल का प्रिंस है, 17 साल की रानी से शादी करता है। 16 साल का पी फॉर प्रिंस और क्यू फॉर क्वीन। 16 साल का प्रिंस 17 साल की रानी से शादी करता है। ठीक है, आगे अब आपका बचा है, ये याद हो जाएगा, पी याद हो गया, तो उसके बाद क्यू, उसके बाद आर हो जाएगा, और यस। अब बचा आपको यस, आप आगे पीछे कर लेंगे। टी मतलब होता है 20, T20 मैच, T20, अर्थात टी कितने पाता है? 20वां अक्षर है। उसके बाद आपको बचा है, टी याद हो गया तो आपका यू भी याद हो जाएगा। बचा है क्या? वी। क्या बचा है भाई? वी बचा है। और वी देखो, इधर देखो, वी, वी का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं वी, वी मतलब हम। वी मतलब क्या होगा भाई? हम होगा। और देखो वी का मतलब हम होगा, और हम का मतलब हम दो और हमारे दो। इसका मतलब वी का मतलब क्या हो गया? 22 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका बचा है डब्लू। देखो डब्लू का मतलब, जो ऐसे डब्लू लिखा है ना भैया, ऐसे डब्लू लिखा है, ध्यान से देखो, इस डब्लू को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा दें तो क्या कुछ ऐसा दिखाई देगा? 13 तो हो चुका है, अब 23 और 13 ही तो बचते हैं किसके बीच में? 2 अंकों में, 26 के। इसका मतलब कितना हो गया? 23। अब कितना बचा है? एक्स। भैया एक्स का एक अल्फाबेट तो है ही, लेकिन एक चिन्ह भी है, ये नहीं, गलत। इसका मतलब आपको 24 घंटे कोई काम नहीं करने हैं। बिल्कुल बात क्या है? गलत। अब बचे क्या? वाई और जेड, जो 25 और 26 पे आएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखते हैं आगे। अब एक इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, एक चीज लिखा है आपको बीच में, कि इसके जो अक्षर है इन सबका एक क्या है? विपरीत अक्षर है। क्या है भाई? विपरीत अक्षर है। तो विपरीत अक्षर होने का मतलब ये है कि एक साइड से पहला और दूसरे साइड से पहला। कैसे? जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ऐसे मैं अपना हाथ ऐसे फैलाता हूँ, तो एक मेरा बायां हाथ है, और बाएं हाथ का विपरीत क्या होगा? दायां हाथ विपरीत होगा। बोलो हाँ या ना? तो क्योंकि अल्फाबेट जो लिखा होता है ना, वो एक ऐसे लाइन में लिखा होता है, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई और जेड। इसे बोलते हैं क्या? एक अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में लिखा है। तो इसका मतलब है कि जैसे ये मेरा होगा लेफ्ट इधर से, और इधर से मेरा क्या होगा? राइट होगा। विपरीत होने का मतलब ये है कि जैसे लेफ्ट का पहला अक्षर ए है और राइट का पहला अक्षर क्या है? जेड है। तो ए और जेड आपस में क्या है? विपरीत है। आपस में क्या है भाई? विपरीत है। और दूसरा अक्षर बाएं से बी है, और दूसरा अक्षर दाहिने से क्या है? वाई है। तो बी और वाई आपस में क्या है? विपरीत। ऐसा नहीं है कि बी का उल्टा वाई हो गया तो वाई का उल्टा बी नहीं होगा, गलत है। बी का उल्टा वाई है तो वाई का उल्टा भी क्या है? बी है। और आपको बता दें, अगर दो अक्षर आपस में विपरीत है और दोनों के प्लेस वैल्यू लिखा जाए, ये 2 और ये 25, और दोनों को जोड़ा जाए तो हमेशा कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। हमेशा 27 आएगा। किसी को जोड़ के देख लो आप। बाएं से तीसरा अक्षर सी, दाहिने से तीसरा अक्षर यक्स, आपस में विपरीत। चेक करो, सी का 3, एक्स का 24, और 24 और 3 जोड़ो कितने हो गए? 27। किसी को जोड़ो सबको क्या आएगा? 27 आएगा। अगर वो आपस में सचमुच में एक दूसरे के विपरीत हैं तो आप हमेशा उनका योग कितना होगा? 27 होगा। तो देखते हैं भाई, और एक जुगाड़ से याद करते हैं, जैसे कि हमको याद हो जाए। कितना देर तक इसको हम लिखेंगे भाई? पेपर में इसको लिखना थोड़ी ना है, इसे तो जल्दी करना है भाई पेपर में।
तो देखते हैं। ये रहा है आपका, ये कहाँ गया, ये आइए ध्यान से देखिएगा। एक स्टोरी टाइप का बताऊंगा, आप उसको जोड़ने का प्रयास करना। एक समझाने का तरीका है। जैसे मैंने कहा विपरीत अर्थ, इसको मत देखिए अब सिर्फ यहां देखिए आप। जैसे मैंने कहा कि एजे नाम का एक लड़का है, एजे नाम का एक लड़का है, और वह लड़का है, इसका मतलब क्या है, बॉय है। बी का उल्टा कौन है, वाई है। और वह हाई स्कूल पढ़ा है, उसके साथ इंटर भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है भैया, इंटर भी पढ़ा है। अर्थात एच का उल्टा एस और एस का उल्टा एच, इधर आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई। उसके पिताजी का नाम है काली प्रसाद, और एजे की हो गई है शादी, एजे की हो गई है शादी। तो घर में बैठा एक दिन उसको विचार आया, एक दिन उसको विचार आया, उसके मन में एक विचार आया। तो इसका मतलब है मन। क्या आया भैया, उसके मन में विचार आया। तो यम का उल्टा मन, यम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। विचार आया कि हम अपनी पत्नी से क्यों मिल ना आए। तो मिलने के लिए वो क्या करता है, मिलने के लिए वो अपनी पत्नी से चल देता है। चलता है क्यों, क्योंकि उसकी पत्नी जो है ना वो जंगल की रानी है। जंगल की रानी, अर्थात जंगल मतलब जे फॉर जंगल, क्यू फॉर क्वीन, जंगल क्वीन है। वो जंगल की लड़की से शादी की, अर्थात उसके लिए वो कौन है, जंगल की रानी है। क्योंकि क्योंकि उससे वो बहुत प्रेम करता है, अर्थात वो लव करता है। तो एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल, और वी का उल्टा ई, और ई का उल्टा वी। समझ में आ रहा है। एजे नाम का लड़का है, लड़का मतलब बॉय, मतलब बी का उल्टा वाई, और हाई स्कूल पढ़ा है और इंटर पढ़ा है। उसके पापा का नाम जो है काली प्रसाद है। एक दिन घर में बैठा था, उसके मन में विचार आया कि हम क्यों ना अपनी पत्नी जंगल की रानी से मिलने चले, क्योंकि मुझे उससे बहुत क्या है, प्रेम है। जब प्रेम है भाई, जाहिर सी बात है मिलने जाएगा। और मिलने जब जाता है तो एक संस्कार के हिसाब से उसको अच्छा लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कुछ ले लेना चाहिए, मुझे कुछ जाते वक्त वहां कुछ ले लेना चाहिए। गर्मी का महीना था, जबरदस्त धूप थी। तो उन्होंने क्या किया भाई, इधर लिख देते हैं। उन्होंने क्या किया कि चौराहे पर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली जिसका नाम था ड्यू। क्या नाम था, ड्यू, मतलब डी का उल्टा डब्लू और डब्लू का उल्टा डी। उसके बाद ले लिया, फिर उसे अचानक याद आया, उफ, होता नहीं उफ, मतलब गलती हो गई भाई, मैंने कोल्ड ड्रिंक केवल लिया है, मुझे तो और कुछ लेने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक के साथ उसे क्या लेना था, उन्हें ले लिया क्रैक्स। तो सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी। और पूरे सामान खरीदने के बाद वह क्या किया भाई, पूरा जब सामान खरीद लिया तो उन्होंने क्या काम किया, जीटी रोड से, किस रोड से, जीटी रोड से, जीटी रोड से वह चल दिया। कहाँ, दूर था उसका जंगल, इसलिए रास्ता पकड़ लिया जीटी रोड वाला, और क्या हुआ, उससे मिलने चल दिया। फिर से याद करो एक बार। एजे नाम का लड़का है, लड़का मतलब बॉय, हाई स्कूल पढ़ा है, इंटर पढ़ा है। उसके पापा का नाम देखो, हर एक अक्षर का जो बड़ा अक्षर है ना, शब्द है, उसका ये बीच वाला काट देगा, तो केवल पहला और लास्ट का लीजिएगा, पहला और लास्ट का। तो आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। काली प्रसाद उसके पापा का नाम है, और उसकी हो गई है शादी एजे की। उसके मन में विचार आया कि हम अपनी पत्नी जंगल की रानी से मिलने जा रहे हैं, और क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करता, लव करता, एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल, और वी का उल्टा ई, ई का उल्टा वी। जब वह निकला घर से, चौराहे पे गया, खरीदा क्या, गर्मी का मौसम था, तो उन्हें ड्यू खरीद लिया, मतलब डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का उल्टा डी। जब ये खरीद लिया, फिर वो भूल गया, उफ, मैंने भूल गया कुछ, क्या भूल गया, क्रैक्स। तो सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी।
और वह जीटी रोड पकड़कर निकल गया। और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको भाई याद कर लेंगे, आसान रहेगा। और हाँ, आप इस कोडिंग डिकोडिंग जब सवाल लगाएंगे ना तो धीरे धीरे वहाँ पर लिखेंगे और सवाल करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। कुछ जुगाड़ याद हो जाएगा, कुछ लिखते लिखते याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जो अगला क्लास होगा आपके ना, वो आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का ही क्लास होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी सवाल, जितने भी पैटर्न हैं, वह सारे के सारे पैटर्न मैं आपको सॉल्व करवा दूं, जिससे आपको एग्जाम में बैठे तो कोई भी समस्या ना हो। और थोड़ा सा 1 मिनट हम आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कुछ बता देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ लिखा है साफ साफ कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न, कि मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग होते हैं वो किस प्रकार के पैटर्न होते हैं। तो पहला पैटर्न लिखा गया है फॉरवर्ड पैटर्न। कैसा पैटर्न? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब है जहां पर प्लस की बात करेगा, कुछ जोड़ा जाएगा, 2 में 4 में 6 में पैटर्न में कुछ जोड़ा जाएगा, उसे कैसे बोलते हैं? फॉरवर्ड पैटर्न। एक होता है दूसरा पैटर्न रिवर्स पैटर्न। कैसा पैटर्न? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न मतलब ऐसे है जहां पर कुछ घटाया जाएगा, चाहे 2-2 के फॉर्मेट में, या 1 2 या 4 6 8 10 जैसे भी हो, जहां घटाया जाएगा उसे बोला जाएगा रिवर्स पैटर्न। ठीक है, वो फिर वो सवाल चाहे तो अल्फाबेट देकर अल्फाबेट दे और चाहे तो अल्फाबेट देकर नंबर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से है तीसरा पैटर्न, जो इसे बोलते हैं मिक्स्ड पैटर्न। ये पैटर्न ऐसा है जहां पर कभी प्लस भी होगा, कभी माइनस होगा, कभी डायरेक्ट कोड कर देगा, कुछ नहीं करेगा, उसी में सब कुछ मिक्स कर देगा, इसे बोलेंगे हम कैसा? मिक्स पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न क्या है? क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब सवाल नहीं आता है तब समझ जाओ वहां पर ज्यादातर क्या केस लगे हैं? क्रॉस पैटर्न। कहावत है जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो थोड़ा उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। क्रॉस पैटर्न का मतलब है जैसे कोई 4 अल्फाबेट का एक शब्द दिया गया है, तो उसे क्या करेंगे भैया? आपस में से क्या करते हैं? क्रॉस कर दिया जाता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे, उसे बोला जाता है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न के कई सारे रूल्स हैं, कई सारे पैटर्न होते हैं, जैसे 5 है, कितने हैं? 5 हैं, तो हो सकता है बीच वाले को ऐसे कर दो, इसको इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, या ऐसे भी कर सकता है कि 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो हो सकता है शुरू के 3 को क्रॉस कर दे और 2 को इधर क्रॉस कर दे, ऐसे पैटर्न हो सकता है। तो उसके कई सारे क्रॉस के पैटर्न होते हैं, और पैटर्न के सवाल लगाने के लिए हमें विकल्प होना बहुत जरूरी है, वरना विकल्प नहीं है तो आप शायद टाइम को ज़्यादा ले लेंगे। और विकल्प रहा तो एक एक क्रॉस को पैटर्न को सेट करेंगे और विकल्प देखेंगे, जो विकल्प मैच किया तुरंत आंसर क्लिक करके निकल जाएंगे आगे। ठीक है, आगे ये है पजल्स पैटर्न, स्टार लगा दो भाई। ये है पजल पैटर्न। देखो ये है ना, ये पैटर्न ऐसा है जो हम आपको कह दें, इसमें कभी कभी ऐसा होता है जो समझ में ही नहीं आता हुआ क्या है, क्या कुछ जोड़ा है, क्या कुछ घटाया है, क्या इसे क्रॉस किया है, क्या किया है, कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा सा अल्फ़ाबेट देकर छोटा सा नंबर या बहुत बड़ा नंबर दे दे, वहाँ पर समझ में नहीं आता कि जोड़ें कि घटाएं, क्या करें, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, ऐसे में देखो ये क्या होता है ना, पजल्स पैटर्न, इसमें मैथमेटिकल रूल्स लग जाते हैं, कुछ ऐसा रूल्स लग जाता है जो अलग से सोचना पड़ता है, मतलब उसका पैटर्न ही अलग होता है। रीजनिंग का मतलब ही है, रीजनिंग पढ़ने वाला बच्चा वो इस पावर को पावर नहीं समझ रहा है, उसको ये 6 समझ रहा है। किसी और बच्चे से पूछोगे जो रीजनिंग नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए पावर ही लिखा है, और रीजनिंग वाले बच्चे लिए पावर नहीं लिखा है, उसके लिए क्या लिखा है? 6 लिखा है। कैसे 6 होगा वो बता देगा। आइए दिखाते हैं कैसे 6 होगा। इस सवाल को एक पजल्स पे आधारित एक सवाल मैंने उदाहरण के तौर पर रखा है, समझिएगा। ये क्या लिखा गया है? पावर। क्या लिखा है भैया? पावर। अब पावर को 6 लिखना है तो कैसे लिखोगे? आप दिमाग में आएगा सर 1 2 3 4 5 अक्षर है, एक बढ़ा के मैंने 6 कर दिया, चलो बात मान लेते हैं, सही है। एक और हिंट दिया है ना,
SEREIS 1 2 3 4 5 6, एक बढ़ा के 7 होना चाहिए, अब तो 9 हो गया, मामला गड़बड़। अब हो क्या भाई, अब मामला हो गया गड़बड़। अब करना क्या है, ऐसे सवाल में समझने के लिए आपको एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। कैसे, देखो समझते हैं भाई कैसे, देखिएगा। जैसे ये पावर लिखा है ना, आप क्या समझोगे, एक चीज तो हटाना सीखोगे कि इसको कोई इन अक्षरों के प्लेस वैल्यू को जोड़ा तो नहीं गया है, ना ही घटाया गया है। फिर किया गया है, इन्हें आपस में कुछ किया गया है कि कैसे किया गया है। मान लो कि इसमें कितने वावेल्स हैं, 2 वावेल्स हैं। कितने वावेल हैं, यहाँ पर अगर देखिए वावेल की जो संख्या है वो 2 है। यहाँ लिख दें कि जो स्वर होते हैं, स्वर कितने हैं यहाँ पर, अर्थात वावेल कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पर देखें व्यंजन कितने हैं भैया, व्यंजन कितने हैं, कॉन्सोनेंट वो कितने हैं, 1 2 और 3। ये चीज पता चला। जब सवाल ना बने तो उसे स्वर और व्यंजन में तोड़ो, सवाल आराम से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 स्वर हैं और 3 व्यंजन है। अब इन 2 और 3 का प्रयोग करके हमें 6 बनाना है, तो सिंपल सा दिख रहा है, समझ में आएगा। देखो ध्यान से, कितने हैं, 2 3 6, आपस में गुणा कराए 6 आ गया। बोलो बात सही है कि नहीं, बिल्कुल बात सही है। देखो इधर आओ, फिर से लिखा है, अगला हिंट है, 2 हिंट दिए हैं, ये लिखा है सीरीज। क्या लिखा है, सीरीज, SERIES। अब देखो इसमें कितने स्वर हैं, जरा स्वर काउंट करो, 1 2 और 3 स्वर हैं। गुणा लगाओ, कितने व्यंजन हैं, 1 2 और 3 व्यंजन है, तो 3 त्रिका कितने हो गए, 9 हो गए। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपको पता चलोगा, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। हाँ भाई मेरे, ऐसा ही होता है। आप एग्जाम के जो पेपर हो PYQ फॉर्मेट में, उसको आप देखिए, आपको हर एक सेट में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा ऐसे कुछ अनसुलझे सवाल। देखिए आगे क्या है ना, अब इसको कैसे लगाएंगे, समझ में आएगा कैसे लगाना है। अब इसका आंसर क्या होगा, आपको सर नेगेटिव लिखा है, सॉरी क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। अब नेगेटिव में कितने अक्षर हैं स्वर वाले, 1 2 3 और 4। हाँ, गुणा लगाएं, कितने व्यंजन हैं, कहोगे सर 1 2 3 और 4, 4 चौके कितने हो गए, 16 हो गए। इसका मतलब इसका आंसर जो होने वाला है वो 16 होगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज यहीं तक, बाकी वीडियो कल पड़ेगा। इसी के आगे जो क्वेश्चन होंगे, जो पैटर्न वाले जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। हर एक पैटर्न का सवाल, जो कि यहाँ आपको बता भी दूंगा कि ये पैटर्न का सवाल इस तरह के है, ये देखो ये पैटर्न है, ये देखो ये पैटर्न है, सारे पैटर्न को बताऊंगा। क्योंकि समय कम है, इसलिए सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। पैटर्न भी साथ सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे, स्पीड भी एकदम लाजवाब करवाएंगे। तो आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई को एकदम रेगुलर करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।